नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको डैमेज कंट्रोल सर्जरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने सुना होगा डैमेज कंट्रोल सर्जरी, जो कि मेनली ट्रॉमा सर्जन्स वगैरह करते हैं, ठीक है। तो डैमेज कंट्रोल सर्जरी क्या है, इसको कैसे समझें? इसका हम दूसरे वर्ड में नाम लेंगे एब्रीवेटेड लैप्रोटॉमी, ठीक है, एब्रीवेटेड लैप्रोटॉमी। अब ये डैमेज कंट्रोल टर्म किसने दी है सर्जरी की? तो ये डैमेज कंट्रोल सर्जरी टर्म दी है रोटेंडो ने डैमेज कंट्रोल सर्जरी वाला टर्म दिया है, ठीक है। अब इस सर्जरी का एम क्या है, डैमेज कंट्रोल क्या होता है, इस सर्जरी का एम क्या है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। डैमेज कंट्रोल सर्जरी का जो मेन एम है वो दो है। एक तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, दूसरा कंटामिनेशन, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। दो चीज हो गई डैमेज कंट्रोल। अब इसका प्रिंसिपल क्या है डैमेज कंट्रोल सर्जरी का? डैमेज कंट्रोल सर्जरी का प्रिंसिपल है कि लीथल ट्रायड को रोकना। अब लीथल ट्रायड क्या है, आप पूछेंगे कि लीथल ट्रायड क्या होता है, तो समझते हैं। लीथल ट्रायड बनता है जैसे कि हाइपोथर्मिया में पेशेंट गया, हाइपोथर्मिया से वो एसिडोसिस में गया। अब ये दोनों हाइपोथर्मिया और एसिडोसिस क्या करेंगे मिलके? कोगुलोपैथी कराएंगे। कोगुलोपैथी मतलब पीटी लेवल, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ेगा, एपीटीटी टाइम बढ़ जाएगा, आईएनआर बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा? ब्लड क्लॉट होने का शक्ति कम हो जाएगा। तो ये हुआ आपका लीथल ट्रायड। तो लीथल ट्रायड में तीन चीजें, हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस और उससे हुआ कोगुलोपैथी, तीन चीज। अब कोगुलोपैथी क्यों हो रहा है? हाइपोथर्मिया में जब पेशेंट जाता है तो हाइपोथर्मिया से क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट होने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो इसको ये इनहिबिट कर देता है, डिग्रेडेट कर देता है हाइपोथर्मिया। अब हाइपोथर्मिया से हो जाएगा एसिडोसिस। तो जब पेशेंट एसिडोसिस और हाइपोथर्मिया दोनों कंबाइंड होकर मिलेंगे तो क्या होगा? वो जो एंजाइम्स हैं एसिडोसिस में जो कोगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो इनहिबिट हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। तो कोगुलोपैथी होगा, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, ब्लड रुकेगा नहीं, ब्लड लॉस होगा। ये हो गया। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू एटीएलएस इसका कॉन्सेप्ट क्या है? क्या कॉन्सेप्ट है? इसके तीन फेजेस बताए गए हैं डैमेज कंट्रोल सर्जरी के। फर्स्ट फेज होता है एब्रीवेटेड लैप्रोटॉमी। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमने लैप्रोटॉमी की, पेट ओपन किया, उसके इनसाइड में गए, देखा हमने, खोला पेट को, कोई लीवर से ब्लीडिंग है, तो क्या करेंगे हम? उस ब्लीडिंग को हम रोकेंगे, उसको टाइट कर देंगे कैविटी, ठीक है। और एक जैक्सन प्रैट ड्रेन हम डाल सकते हैं इसके अंदर। तो उसको लीवर को रिपेयर करने की कोशिश नहीं करेंगे, जितना फास्ट हो सकता है हम उतना फास्ट काम करेंगे। और अब हमें एब्डोमेन क्लोजर नहीं करना है, हमने सिर्फ पैकिंग की, जहां जहां से ब्लीडिंग है उस रीजन को हमने पैक किया और बाहर आ गए। और अब हम क्या करेंगे? बगोटा बैग, टेम्पोररी क्लोजर ऑफ एब्डोमेन, मतलब बगोटा बैग लेंगे जो कि एब्डोमेन क्लोजर में हेल्प करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मटेरियल कौन सा यूज होता है? मटेरियल यूज होता है ऑप्साइट, जो कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक साइड का होता है। ऑप्साइट मतलब बाहर की लेयर ऑप्साइट की होगी, अंदर की लेयर ऑप्साइट की होगी, और बीच में रहेगा स्पॉन्ज, एब्डोमिनल स्पॉन्ज। और उसी बीच के अंदर बगोटा बैग में हम ड्रेन डालेंगे, उसी बीच के अंदर ड्रेन डलता है मेनली, ठीक है। जो कि एब्डोमिनल कैविटी में जो जो चीजें हैं सिक्रीशन से, उसको वो ड्रेन, फ्लैट ड्रेन, प्रोजेक्शन प्रैट ड्रेन होता है। और बगोटा बैग आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, बना बनाया आता है। तो ऑफसाइड सैंडविच भी हम इस टर्म को कह सकते हैं। तो एब्डोमन को डेफिनेट क्लोजर नहीं करेंगे, बगोटा बैग लगा के क्लोजर करेंगे, और वो ऑफसाइड से बना हुआ रहेगा और साइड में फ्लैट ड्रेन रहेगा, प्रेट्स ड्रेन। अब फेज टू आता है। फेज टू कब स्टार्ट होता है? फेज टू स्टार्ट होता है मेनली जब पेशेंट आईसीयू में होता है। तो आईसीयू से फेज टू स्टार्ट होता है। अब इसको समझें कि ये स्टार्टिंग लेवल फेज टू का, जैसे हमने क्लोजर कर दिया सर्जरी का, बगोता बैग लगा दिया, सूचर्स लगा दिए, ड्रेन डाल दिया, तो ये ओटी से ही स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका फेज टू है ओटी से लेके आईसीयू तक चलेगा, पर इसको हम आईसीयू वाला फेज भी बोलते हैं। तो ओटी से आईसीयू तक चलेगा। कितने दिन चल सकता है? 24 आवर्स चल सकता है, 48 आवर्स चल सकता है, या 72 आवर्स, एक दिन, दो दिन, तीन दिन,
सेकेंड फेज रहेगा, कंटिन्यू मॉनिटरिंग होगी। अब ये आईसीयू वाला फेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिससिटेशन, पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे, हेमोडाइनेमिकली स्टेबल करेंगे। अब आएगा आपका फेज 3, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेटिव सर्जरी, जो कि करी जाएगी 24, 48 या 72 घंटे के गैप में, ताकि पेशेंट वाइटली स्टेबल हो, ताकि हम पेशेंट को ऑपरेट कर सके, जिसमें हम बोलते हैं डेफिनेटिव करेक्शन या डेफिनेटिव एब्डोमिनल क्लोजर। अब क्या इंडिकेशंस हैं ये डैमेज कंट्रोल सर्जरी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ एनाटॉमिकल इंडिकेशन होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल होते हैं। एनाटॉमिकल में अब हम बात कर लेते हैं, जैसे अनआइडेंटिफाइड एब्डोमिनल ट्रॉमा, या फिर कॉम्प्लेक्स अनआइडेंटिफाइड वस्कुलर इंजरीज, या फिर हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स एब्डोमिनल ट्रॉमा, या फिर पीएच लेस देन 7.2 और लैक्टेट मोर देन 5 मिलीमोल्स पर लीटर। तो लैक्टेट नॉर्मल कितना होता है, 0.5 टू 1.5 मिलीमोल्स पर लीटर, एबीजी में हम देखेंगे, पीएच भी हम एबीजी में देखेंगे। प्रोथ्रोम्बिन टाइम 16 सेकंड से ज्यादा है तो इंडिकेशन है, एपीटीटी 60 सेकंड से ज्यादा है तो इंडिकेटेड है। सीवियर सस्टेन्ड हाइपोटेंशन, अब ये सीवियर सस्टेन्ड हाइपोटेंशन क्या होता है, हमने 60 मिनट्स तक पेशेंट को रिससिटेशन किया, आईवी फ्लूइड्स दिया, ट्रांसफ्यूजन दिया, उसके बाद भी पेशेंट का जो बीपी है वो फॉल हो रहा है, हाइपोटेंशन है, स्टेबल नहीं हो रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन है। या फिर 10 यूनिट्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट पड़े पेशेंट को, ठीक है, या पेशेंट हाइपोथर्मिया में हो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये चीजें तो आपको समझ में आई, इंडिकेशंस हैं, डैमेज कंट्रोल सर्जरी है, इसका क्यों जरूरत है, ठीक है। अब मार्केट में नया क्या चल रहा है ऐसा समझते हैं। तो डैमेज कंट्रोल सर्जरी में दो नए फेजेस और एडेड हैं, जैसे कि फेज 0, तो सर्जरी से पहले का प्रिपरेशन फेज 0। फेज 1 मैंने आपको बता ही दिया कि एब्रीवेटेड लैप्रोटॉमी। फेज 2 मैंने बता दिया आईसीयू का फेज, रिससिटेशन, ओटी से स्टार्ट होगा, आईसीयू में चलेगा। थर्ड मैंने बताया था डेफिनेटिव सर्जरी, उसमें बताया था डेफिनेटिव क्लोजर, पर डेफिनेटिव क्लोजर बता रहे हैं नई गाइडलाइंस में फेज 4 में आएगा। तो वैसे तो फेज 3 में हो गया डेफिनेटिव सर्जरी एंड डेफिनेटिव क्लोजर। तो देखिए वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, तो आपको समझ में आया होगा डैमेज कंट्रोल सर्जरी क्या है, क्या इंडिकेशंस है, किसने दिया, कितने फेजेस हैं और क्यों की जाती है। ये लाइफ सेविंग सर्जरी होती है और फास्टेस्ट सर्जरी रहेगी। थैंक यू, गुड बाय, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और कोई वीडियो आपको टॉपिक के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में जाके लिखें, मैं आपको उस टॉपिक वीडियो बना के। गुड बाय।